वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम एवरीबॉडी। हम लोग वापस उसी टॉपिक को प्रोसीड कर रहे हैं जिसका नाम है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में हमने प्रारंभिक जानकारी, विभिन्न प्रकार के ग्रह और ग्रहों का क्रम, उनके आयतन के आधार पर उनका क्रम, उनके जितने उपग्रह हैं उनकी प्रकृति और उनके वातावरण से संबंधित सामान्य जानकारी हम ले चुके हैं। और उसके बाद में हम एक महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी की जानकारी हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा ग्रह है और ये सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में परिक्रमण करता है। उस ग्रह पृथ्वी की हम जानकारी प्रारंभ कर रहे हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर के ग्रह के रूप में परिक्रमण करता है और पृथ्वी पर जीवन मौजूद है और यहाँ पर जीव अपने सभी क्रियाकलापों को पूर्ण करते हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं जानकारी, जिसमें हम पृथ्वी, उसकी दोनों प्रकार की गतियाँ, उसके वातावरण, सूर्य से इनकी दूरी, सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने का समय, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो गतियां हैं, पृथ्वी की गतियां, उन गतियों से संबंधित कौन कौन सी प्रक्रियाएं पृथ्वी पर घटित हो रही है, उनकी जानकारी भी हम इसके साथ में लेंगे। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं पृथ्वी का सामान्य परिचय। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। बहुत अहम बात है कि सूर्य के जितने भी ग्रह हैं उनमें से मात्र यह ग्रह है जहां पर इस प्रकार का वातावरण उपस्थित है, नियंत्रित तापक्रम है और यहाँ पर जीवन भी विद्यमान है। तो यहाँ पर जीवन मौजूद है। नेक्स्ट स्थिति आती है सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जिनको यदि हम मीटर के रूप में प्रदर्शित करें तो ये आता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के रूप में ये प्रदर्शित की गई है। अर्थात सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस पृथ्वी का लगभग 70.8% भाग, कितना भाग? 70.8% भाग जल से ढका हुआ है। अर्थात रहने के लिए जो ओपन जमीन है उसकी मात्रा या स्थल भाग की मात्रा केवल कितनी है? 29.2%। अर्थात लगभग 1/3 भाग स्थल के रूप में है, जहां पर जंतु या जीव खुले वातावरण में रहते हैं और बाकी लगभग 70 से 71% भाग समुद्री भाग है, जल है, जिसमें समुद्री जीवन विद्यमान रहता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसका एकमात्र उपग्रह है और जिसको कि हम चंद्रमा या मून कहते हैं, जो सूर्य की रोशनी से चमकता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि चंद्रमा की स्वयं की कोई रोशनी नहीं है। इसके ऊपर सूर्य की विकिरण गिरने के बाद यहाँ से जो परावर्तित विकिरण है, उन्हीं विकिरणों के कारण चंद्रमा में चमक उत्पन्न होती है और वही चमक हमें चांद की रोशनी के रूप में प्राप्त होती है। अर्थात सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा चमकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब सूर्य पर पृथ्वी पर बैठे व्यक्ति को पूरा चंद्रमा नहीं दिखता है, इसका मतलब पृथ्वी का कुछ हिस्सा उसके ऊपर या एक निश्चित भाग जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वह स्पष्ट रूप से उस चमक तो रहा है, लेकिन पृथ्वी से कुछ जगह से हमें पूरा चांद दिख रहा है, कुछ जगह से चांद हमें दिखाई नहीं देता है। तो एक मात्र उपग्रह चंद्रमा है जो सूर्य की रोशनी से चमकता है। सौर प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग, अब ये एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये दोनों संरचनाएं आपको ध्यान रखनी है। अर्थात 8/1/3 मिनट या 8.33 मिनट समय लगता है सूर्य से प्रकाश विकिरणों को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, इसके बारे में यदि पूछा जाए तो यहाँ पर 8/1/3 या हम इसकी जगह लिख सकते हैं 8.33 मिनट का समय यहाँ पर लगता है और इतने समय में सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँच जाता है। और इसे यदि हम मिनट के अंदर प्रदर्शित कर रहे हैं और सूर्य के प्रकाश की गति यदि आपको निर्वात में ज्ञात है
तो 3 लाख किलोमीटर, कितने, 3 लाख किलोमीटर है। और ऐसी स्थिति के अंदर यदि मैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति या 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश तय कर देता है, और अगर मैं इन सभी को सेकंड में परिवर्तित करके 3 लाख से गुणा कर देता हूं, तो जो मान आएगा वह 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होगा। अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर दूरी तय करने के बाद प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो प्रकाश को यहां तक पहुंचने में 8.33 मिनट का समय लगता है। घूर्णन गति कितनी है? घूर्णन गति का मतलब है पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी गति से घूर्णन कर रही है, तो 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है। तथा यदि परिक्रमण गति की बात करें, अर्थात सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है उसकी बात करें, तो यह लगभग 1,07,180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। तो आप देख सकते हैं इतनी तीव्र गति से परिक्रमण करती हुई पृथ्वी जो है वह, उसके ऊपर हम लोग बैठे हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण और चारों ओर वायुमंडल के कारण हम पृथ्वी सतह पर ही जुड़े हुए हैं, पृथ्वी के साथ ही गति कर रहे हैं। जिस तरीके से बस में बैठने के बाद बस जिस स्पीड से चल रही है, सीट के ऊपर बैठा व्यक्ति बस की स्पीड से ही गतिमान है, लेकिन अंदर बैठे व्यक्ति को पता नहीं चलता। तो उसी तरीके से हम भी पृथ्वी की इन दोनों गतियों के अंदर पृथ्वी के साथ में जुड़े हुए हैं। इतनी ही स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन हम पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें इसका प्रत्यक्ष एहसास नहीं होता है, क्योंकि हमारे चारों ओर वातावरण भी उपस्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो परिक्रमण गति इतनी तीव्र है कि पृथ्वी एक सेकंड में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर देती या 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर देती है। अगर आप इसको परिवर्तित करके चेक करें तो इतनी तीव्रता से ये पृथ्वी गतिमान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पृथ्वी को संरचनात्मक रूप से हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में, जिसमें सियाल, सीमा और निफे 3 पार्ट हैं जो कि तत्वों के नाम के आधार पर रखे गए हैं। तो उसमें से पहला पार्ट है जिसको हम सामान्य अर्थ क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी में चूंकि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के सिलिकेट या एल्यूमिनियम के सिलिकेट की मात्रा अत्यधिक होती है, और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये 2 तत्व अधिक में उपस्थित रहते हैं, तीसरा ऑक्सीजन तत्व है, तो उनके कारण ऑक्सीजन का यह नामकरण नहीं कर रहे हैं। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के आधार पर इसका नामकरण क्या किया गया है? इस पार्ट को या भूपर्पटी को सियाल भी कहा जाता है, और यह पृथ्वी सतह से लगभग 100 किलोमीटर तक फैला है। अर्थात पृथ्वी की सतह ऊपर से लेकर 100 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर तक की बाहरी जो परत है, इस परत को हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी या सियाल कहा जाता है। और सियाल 2 भागों से मिलकर बना है, जिसमें ऊपरी भाग अवसादी चट्टानों से बना है। चट्टानें 3 प्रकार की हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टानें लावा के ठंडा होने से निर्मित होती है, अवसादी चट्टानें अवसादों के एकत्रित होने से निर्मित होती है, और ये दोनों चट्टानें उच्च दाब और उच्च ताप की उपस्थिति में यदि परिवर्तित होती है तो ऐसी चट्टानों को हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो पृथ्वी का ये ऊपरी भाग कौन से चट्टानों से मिलकर बना है? अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। निचला भाग सेकंड पार्ट जो है, ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर ऊपर का भाग, और नीचे का भाग जो दिया गया बेसाल्ट, जो कि अतिक्षारीय चट्टानों से निर्मित बना है। अगर मैं यहाँ पर नाम देखूं तो यहाँ पर लिखा है बेसाल्ट, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से प्रदर्शित करूं तो यहाँ पर इसका अर्थ बनता है बेस अर्थात क्षार, और साल्ट का मतलब होता है लवण। अर्थात पृथ्वी का सेकंड पार्ट क्षारीय लवणों से निर्मित हुआ है, अतः यह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो निचला भाग जो उस 100 किलोमीटर के अंदर है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहा जाता है, और अति क्षारीय चट्टानों से बना है। और भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट या सियाल जो लिखा गया है, यह एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना है, अतः इसे क्या नाम दिया गया है? सियाल। एल्यूमिनियम और उसके सिलिकेट्स है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सियाल। अगर सूत्र के रूप में दिखें तो यहाँ पर इस तरीके से Al2SiO3, और यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित करते हैं
थ्राइस के रूप में इनकी संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पर सामान्य रूप से हम Al2SiO3 होल थ्राइस सामान्य सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यही एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ऑक्सीजन के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण तत्व एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, सिलिकॉन Si, और Al एल्यूमिनियम का प्रतीक है और उसी के आधार पर इसको सियाल कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अर्थात भूपर्पटी को ही हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। भूपर्पटी में तत्वों की मात्रा प्रतिशत संगठन के क्रम के अंदर अगर देखें, अर्थात भूपर्पटी में तत्वों के प्रतिशत संगठन को या प्रतिशत मात्राओं को अगर क्रम से देखा जाए तो कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है, ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, चूंकि ये एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना है तो सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये संरचना बनती है जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम। चूंकि केवल एल्यूमिनियम सिलिकेट नहीं है, और भी धातुओं के सिलिकेट भी होते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम से सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद धातु तत्वों के अंदर ये 5 तत्व और हैं, जिसमें चौथे नंबर पे आयरन, 5वें नंबर पे कैल्शियम, छठे नंबर पे मैग्नीशियम, 7वें नंबर पे सोडियम और 8वें नंबर पर पोटेशियम उपस्थित है। तो इस तरीके से भूपर्पटी में तत्वों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में अधातु तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा में धातु तत्व कौन सा है, एल्यूमिनियम। सर्वाधिक मात्रा में उपधातु तत्व कौन सा है, सिलिकॉन। तो इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं और ये मात्राएं हम पहले भी पूर्व क्लास में भी ले चुके हैं। अगला है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा यदि देखी जाए तो भूपर्पटी में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 46.6% है। अब ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो वायुमंडल के अंदर गैस के रूप में है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर भूपर्पटी की बात कर रहे हैं। और भूपर्पटी में ऑक्सीजन सिलिकेट के रूप में या धातु ऑक्साइडों के रूप में उपस्थित होता है और वहाँ पर ठोस अवस्था में जो यौगिक बन रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 46.6% है। इसी तरीके से सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1% और आयरन 5% उपस्थित है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सर्वाधिक मात्रा में धातु तत्व भूपर्पटी में जो पाया जाता है कौन सा है, तो सर्वाधिक मात्रा में धातु तत्व यहाँ से अगर देखें तो ऑक्सीजन अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है और पहला धातु तत्व एल्यूमिनियम जो कि सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी में पाया जाता है। तो ये हो गया पहला पार्ट जिसको कहते हैं भूपर्पटी और तत्वों के आधार पर इसको सियाल सिलिकॉन एल्यूमिनियम के रूप में प्रदर्शित किया गया। सेकेंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं मेंटल, या इसी के लिए दूसरा शब्द काम में लिया है सीमा। यहाँ पर सी वापिस सिलिकॉन के लिए है और Mg यहाँ पर मैग्नीशियम अधिक मात्रा में होता है। तो इसको हम कहते हैं SiMg, सिलिकॉन और मैग्नीशियम के ऑक्साइडों के रूप में रहता है और इसी को हम प्रावार या मेंटल भी कहते हैं। तो सेकंड पार्ट है मेंटल। ऊपर से भूपर्पटी के तल से, पृथ्वी तल से 100 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर तक के भाग को भूपर्पटी और उसके आगे के भाग को हम कहते हैं सीमा या फिर कहा जाता है प्रावार या मेंटल। भूपर्पटी के नीचे का भाग लगभग कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक फैला है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रावार। गहराई के साथ घनत्व के अंदर हमेशा वृद्धि होती है। कारण ये है कि ऊपर से दबाव बढ़ने के कारण कणों के मध्य की दूरी कम होती जाती है, इसलिए जैसे जैसे हम भूपर्पटी में पृथ्वी के नीचे की ओर प्रवेश करते हैं वैसे वैसे यहाँ पर घनत्व में लगातार वृद्धि होती रहती है और उसका मूल कारण है बाह्य दबाव। साथ ही घनत्व बढ़ता है। ज्वालामुखी लावा, इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखनी है, ज्वालामुखी लावा जो कि ज्वालामुखी विस्फोट पर बाहर निकलता है वह लावा यहीं से आता है। अर्थात यहाँ पर पृथ्वी का जो अंदर की परत है वो पिघली हुई अवस्था में रहती है। इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन का प्रतीक है Si, मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg की अधिक की मात्रा के कारण इसी को हमने सीमा कहा है। सी सिलिकॉन के लिए, वहाँ मैग्नीशियम के लिए है तो सीमा कहा जाता है और दूसरा नाम मेंटल या प्रावार कहते हैं। तीसरा जो परत है जो कि आंतरिक परत है, पृथ्वी के बिल्कुल अंदर की जो परत है उसको हम कोड या कोर कहा जाता है और चूंकि वहाँ पर निकल और आयरन धातुओं की अधिकता होने के कारण इसे कहते हैं निफे। तो 3 परतें हो गई। सबसे ऊपर की परत के अंदर सियाल अर्थात सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। दूसरी परत के सेकंड पार्ट के अंदर है
सिलिकॉन और मैग्नीशियम धातु, और यहाँ पर इनके ऑक्साइड हैं, तो ये सेकंड परत सीमा कहलाती है। फोर्थ के अंदर आंतरिक परत जो पूर्णतः पिघली हुई है और वह निकल और आयरन से बनी है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नीफे। तो पृथ्वी की 3 परतों को हम सियाल, सीमा और नीफे के क्रम में प्रदर्शित कर सकते हैं। भूपर्पटी, प्रावार और सबसे नीचे वाला प्रक्रिया जिसको कोड कहा जाता है, नीफे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और डिस्टेंस के रूप में लिखें तो सियाल है वो 100 किलोमीटर है, उसके बाद में 2900 किलोमीटर अर्थात लगभग 2800 किलोमीटर मोटी परत है सीमा की, और आंतरिक परत निकल और आयरन से बनी है। तरल निकल व आयरन से निर्मित आंतरिक परत है, अतः इसे नीफे भी कहते हैं। इसका घनत्व व तापमान उच्चतम होता है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखना। हमने ऊपर लिखा था कि भूपर्पटी से अंदर की ओर जाने पे तापक्रम के अंदर वृद्धि होती है तथा घनत्व में भी वृद्धि होती है। तो घनत्व बढ़ रहा है और ताप भी लगातार बढ़ता है। इसी परत के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मूलतः कहाँ से उत्पन्न होता है, तो उसका उत्तर है कोर या नीफे से प्राप्त होता है, जहाँ पर निकल और आयरन पिघली अवस्था के अंदर उपस्थित रहते हैं, और इसी परत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये कितना है, लगभग 2900 किलोमीटर तक तो ये परत थी। उसके आगे 2900 से 6371 किलोमीटर तक, अर्थात हम 3300 किलोमीटर की बात करें तो 3300 किलोमीटर मोटाई के अंदर यह परत आंतरिक परत के रूप में पिघले हुए निकल और आयरन के द्वारा निर्मित है। चुंबकीय क्षेत्र यहीं से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी को चित्र के रूप में यदि प्रदर्शित करें तो यहाँ पर आपको पृथ्वी को काट कर प्रदर्शित किया गया है, जिसके अंदर 3 प्रकार की परतें प्रदर्शित की गई। सबसे बाहरी परत जो यहाँ पर दर्शाई गई है, ये बाहरी परत भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट या सियाल कहलाती है। सेकंड नंबर पे प्रावार या मेंटल या जिसको सीमा कहा जाता है, ये इसकी सेकंड परत है यहाँ से यहाँ तक। और तीसरी और आंतरिक परत जो अंदर दे रखी है, इस परत को हम आंतरिक भाग, नीफे या कोड कहते हैं। तो सबसे आंतरिक परत जो कि बिल्कुल पिघले हुए लावा के रूप में उपस्थित है और इसमें मूलतः धातु ही उपस्थित रहती है। उसके ऊपर की परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम वो भी गलित अवस्था में है, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, उससे थोड़ा कम है। ऐसी स्थिति में इनके ऑक्साइड उपस्थित रहते हैं। और उसके ऊपर की जो परत है जो कि पिघली हुई नहीं है, और उसे हम भूपर्पटी या सियाल कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि आंतरिक परत जो नीफे से निर्मित की गई है, निर्मित है, वह परत लावा उत्पन्न करती है या नहीं करती है। तो इसका उत्तर होगा कि कोड या नीफे से भूपर्पटी के ऊपर की सतह तक लावा कभी नहीं आता है। केवल सेकंड परत जो है प्रावार या मेंटल है, वहां से ही लावा या ज्वालामुखी के फटने पर जो लावा निकलता है वो कौन सी परत से है, प्रावार या मेंटल से निकलता है, जो दरारों के अंदर होते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। तो पृथ्वी के 3 भाग हो गए, सियाल या भूपर्पटी, प्रावार सेकंड या नीमे या सीमा कहा जाता है, और तीसरा है नीफे या कोड कहा जाता है। और मूलतः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली पृथ्वी की सतह कौन सी है, तो उसका उत्तर है कोड या नीफे। और लावा कहाँ से आता है, तो लावा आता है प्रावार, मेंटल या सीमा से। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी 2 तरह की गतियाँ प्रदर्शित करती है। एक तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने का, ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने का काम पृथ्वी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर पृथ्वी यहाँ पर उपस्थित है तो यह अपनी अक्ष पर, एक तो पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर अक्ष पर घूर्णन कर रही है, साथ ही सूर्य के चारों ओर भी पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर परिक्रमण भी कर रही है। तो पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां दर्शा रही है। पहली गति अपनी अक्ष पर है, जिसको कहा जाता है परिभ्रमण गति। ध्यान से देखना, पहले प्रकार की गति जिसको परिभ्रमण गति कहते हैं, ये घूर्णन या दैनिक गति को प्रदर्शित करती है, रोटेशनल मोशन कहा जाता है, और यह अपनी अक्ष पर संपन्न करती है। सेकंड है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण का, तो इसको हम परिक्रमण गति या इसी को हम वार्षिक गति कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है,
वार्षिक गति का अर्थ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में कितना समय लेती है, उस समय को वार्षिक गति कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर एक वर्ष इस गति पर निर्भर करता है। इसको दैनिक गति क्यों कहते हैं, घूर्णन गति को? क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में जितना समय लेती है वह समय वास्तव में पृथ्वी पर एक दिन के बराबर होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, दो प्रकार की गतियां, पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूर्णन गति या परिभ्रमण गति और पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति। घूर्णन गति को हम सामान्यतः दैनिक गति कहते हैं और परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम पहले प्रकार की गति की चर्चा कर रहे हैं, परिभ्रमण या घूर्णन या रोटेशनल मोशन कहते हैं। वापस ध्यान रखना, परिभ्रमण अक्ष पर होता है, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर हो रहा है। परिभ्रमण को दैनिक गति कहते हैं, परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं दैनिक गति की। तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर कौन सी डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर दोनों में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन या परिभ्रमण गति करती है और इसी को हमने ये नाम दिया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को एक घूर्णन पूर्ण करने में लगभग कितने टाइम की जरूरत पड़ती है? 24 घंटे की। चूंकि ये दैनिक गति है अतः 24 घंटे को हम एक दिन के बराबर मानते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू लगभग है 23 घंटे 56 मिनट, जिसमें 4 मिनट की कमी है 24 घंटे से थोड़ा पहले, जिसे हम क्या नाम देते हैं? उसे वन डे या एक दिवस कहा जाता है, या दैनिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक दिवस कंप्लीट होता है। इसे हम कैसे नापते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य। तो यहाँ पर आएगा सूर्यास्त, तो सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य का समय ही दैनिक गति को प्रदर्शित करता है और यही इसके परिभ्रमण को ही दैनिक गति के नाम से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं और ये है दैनिक गति के परिणाम क्या क्या है। पहली चर्चा तो अगर हम बात करें तो दैनिक गति पृथ्वी की अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण से संबंधित है। परिभ्रमण में लगे समय को एक दिन या एक दिवस कहते हैं, या इसी को हम पृथ्वी दिवस या पृथ्वी दिन के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण है, दिन रात अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन नहीं करे तो पृथ्वी के एक सिरे में निरंतर नाइट या रात होगी और दूसरे सिरे में निरंतर दिन ही रहेगा। तो लेकिन चूंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है इसलिए लगातार दिन और रात क्रमिक रूप से परिवर्तित होते हैं। और यहाँ पर दिन उसको कहा जाता है, पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के रोशनी के सामने है उसे दिन, और जो सूर्य की रोशनी के विपरीत दिशा में है उसे रात कहते हैं। तो इस तरीके से दिन और रात का होना दैनिक गति या परिभ्रमण गति के कारण होता है। तो उसके परिणामों में पहला है दिन रात का होना। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन के कारण सूर्य पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है। अगर ये पृथ्वी का चिन्ह, अगर प्रतीक मैं देख रहा हूँ, अगर हम पृथ्वी के अंदर यहाँ पर ये इंडिया का मैप है, अगर यहाँ पर हम खड़े हैं या इसके इस पर हम रह रहे हैं तो जो कि पृथ्वी कहाँ से, पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण कर रही है। तो अगर सूर्य की रोशनी इधर है तो और इंडिया इधर है तो यहाँ पर अभी रात होगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको परिभ्रमण गति के कारण घुमाऊंगा, सूर्य इधर है, यहाँ से हमें सूर्य की रोशनी दिखाई देना प्रारंभ करेगी और जैसे मैं आगे लाऊंगा सूर्योदय हो जाएगा और उसके बाद में नून, दोपहर और इसी तरीके से सूर्यास्त भी होगा। तो परिभ्रमण गति के कारण या अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात हो रहे हैं तथा चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर घूर्णन कर रही है अतः सूर्य हमें पूर्व दिशा में उगता हुआ दिखाई देता है। और सूर्य पश्चिम दिशा में उगता हुआ कब दिखाई देगा? यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति विपरीत दिशा में कर दे तो सूर्य पश्चिम दिशा में घूमना या पश्चिम दिशा में उगता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता हुआ दिखाई देता है। और एक और प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है, जापान को हम उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। ठीक है,
तो उगते हुए सूर्य का देश इंडिया से पूर्व दिशा के अंदर उपस्थित है और वहाँ से ही कैलकुलेशन करें तो हम उसे उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के सामने का भाग दिन कहलाएगा और पीछे के भाग को हम क्या कहते हैं, रात। बिल्कुल सिंपल है। सेकंड है, पृथ्वी पर समय का मापन भी इस गति पर निर्भर करता है। पृथ्वी द्वारा घूर्णन में तय की गई दूरी के आधार पर देशांतर रेखाएं खींची जाती है जो ध्रुवों को मिलाते हुए बनती है। देशांतर अर्थात ऊपर से नीचे ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं, जिनसे किसका निर्धारण किया जाता है, समय निर्धारण किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता है। तो समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से किया जाता है। देशांतर रेखाएं क्या है, जो ध्रुवों को मिलाने वाली जो सीधी रेखाएं हैं उन्हीं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर खींची गई 360 रेखाओं का 24 घंटे में भाग देकर हम 1 डिग्री देशांतर का समय जो कि 4 मिनट है प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर 4 मिनट का मतलब है कि हम भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं और यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है, 111.32 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन ये भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर है, वहीं इस पर गिनती की गई है। चूंकि ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं हैं तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे इनके मध्य की दूरी लगातार घटती जाएगी और ध्रुवों पर पहुंच जाएं तो सारी देशांतर रेखाएं एक जगह एकत्रित हो जाती है, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो सर्वाधिक दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच में अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर की होगी और यह विषुवत रेखा पर है। और वहां से जैसे ही हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी लगातार घटती हुई दिखाई देती है और उसका कारण है ध्रुवों पर जाकर के ये एक साथ मिल जाती है और एक पॉइंट पर समाप्त होती है। प्रकाश को इससे पार करने में बहुत खास बात है, 111.32 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो ये खास बात है। पहली चीज, अब निकलता कैसे है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चूंकि पूरी पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में या घूर्णन करने में कितना समय लग रहा है, 24 घंटे। 24 घंटे लगभग होते हैं 1440 मिनट के बराबर। और चूंकि यहाँ पर हमने रेखाएं कितनी बनाई है, 360, तो यदि मैं 360 का इसमें भाग दे दूंगा तो उत्तर कितना आता है, 4। और ये 4 ही वास्तव में 4 मिनट है और एक देशांतर अर्थात 111.32 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर यह दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा है, एक देशांतर इसके बराबर है तो उसको पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। बहुत अहम है। और यहाँ पर आपको ये अंतिम बात भी ध्यान रखनी है कि इसको पार करने में, सूर्य प्रकाश को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट का, या पृथ्वी 4 मिनट में 111.32 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उसी का वर्गीकरण, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो ग्लोब बता रखा है, इस ग्लोब के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं बनाई गई है इनको तो कहते हैं देशांतर रेखाएं, और जो बाएं से दाएं निर्मित की गई है इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये है अक्षांश रेखाएं और ऊपर से नीचे की ओर जो निर्मित की गई है इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, अंग्रेजी में भी ध्यान रखना, जो लेटी हुई रेखाएं हैं या अक्षांश पर जो लाइनें बनी हुई है ये इस तरीके से है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड और दूसरा हो जाएगा लेटीट्यूड। लेटी हुई, अब हिंदी में ऐसे मारवाड़ी में ध्यान रख सकते हैं, जो लेटी हुई लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनें जो बना रखी है उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश या लेटीट्यूड। और जो खड़ी लाइनें हैं ध्रुवों को आपस में मिला रही हैं उनको लॉन्गिट्यूड, लंबी लाइनों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर आपको चित्र प्रदर्शित करके दर्शा रखा है कि ध्रुवों पर जाकर के लाइनें एक साथ मिल रही हैं, जबकि यहाँ पर ये जो विषुवत वक्र दे रखा है और ये है इक्वेटर या विषुवत वृत्त के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ये सबसे बड़े वृत्त को प्रदर्शित करता है। इसमें ऊपर से नीचे जो लाइनें बनाई गई है उनको देशांतर, और इस तरीके से जो गोलाकार लाइनें बना रखी है जिनके बीच का अंतराल बिल्कुल बराबर है इनको हम कहते हैं
अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा निश्चित रहती है, जबकि देशांतर रेखाओं में भूमध्य रेखा पर दूरी सबसे अधिक और ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी निरंतर घटती जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रक्रिया आपको ग्लोब के रूप में इस रूप में प्रदर्शित करनी है। समय निर्धारण या स्थानीय समय का निर्धारण हम इन रेखाओं के द्वारा या देशांतर रेखाओं के द्वारा करते हैं। देशांतर रेखाओं या जिनको हमने क्या नाम दिया है, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड द्वारा स्थानीय समय को निर्धारित किया जाता है। देखिए, इसे दो भागों में बांटा जाता है, इनको पूर्वी देशांतर और इनको हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर। तो इसमें पता रखना है कि गिनती अगर प्रारंभ कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से हमें एक आधार रेखा प्रदर्शित करनी पड़ेगी और यह आधार रेखा कौन सी है, ग्रीनविच रेखा मानी जाती है, जो कि इंग्लैंड की एक निश्चित वेधशाला से होकर गुजरती है और उस रेखा को हमने क्या कह रखा है, 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। उस प्राइम मेरिडियन के पूर्व दिशा के भाग को पूर्वी देशांतर, पश्चिम दिशा के भाग को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो इस तरीके से ये दो भागों में विभाजित की गई है, पूर्वी देशांतर और दूसरा है पश्चिमी देशांतर। इसका निर्धारण कहाँ से करते हैं, 0 डिग्री देशांतर, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। इंपॉर्टेंट है, ग्रीनविच रेखा माना जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच राजवेधशाला लेबोरेटरी से होते हुए उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है और इसी को हम 0 डिग्री मेरिडियन भी या इस 0 डिग्री मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। मेरिडियन, सभी देशांतर रेखाओं के लिए मेरिडियन शब्द आता है और इसमें 0 डिग्री मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं और इसी के लिए एक शब्द काम में लिया गया है, GMT। समय लिखते समय आपने देखा होगा GMT प्लस या माइनस के रूप में अलग अलग देशों के समय निर्धारित होते हैं और केवल GMT लिखा जाए तो ये इंग्लैंड के समय को हम GMT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। और ग्रीनविच यहाँ पर रेखा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। राजवेधशाला का नाम ग्रीनविच है, इसलिए इसको हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। उसके बाद में 0 से 180 प्लस में या पूर्व दिशा में, 0 से 180 पश्चिम दिशा के अंदर, अर्थात 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है और इसी 180 डिग्री मेरिडियन को, चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी, दोनों एक ही है और इसी को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन या IDL कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन या इंटरनेशनल डेट लाइन या L के रूप में लिखना, तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, जहां पर इस रेखा के एक तरफ अलग दिन या अलग तारीख या अलग वार होगा और दूसरी दिशा के अंदर वार अलग होगा, एक दिन का डिफरेंस रहता है। तो रेखा के इधर हम 0 से 180 डिग्री घूम के आ रहे हैं और दूसरी तरफ भी 0 से 180 डिग्री घूम के आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अगर आप गिनती करें तो 180 को 4 से गुणा करके भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। 12 घंटे का टाइम हो जाता है और 12-12 दो बार कर दें तो 360 होता है और इस तरीके से 360 देशांतर रेखाओं से एक 24 घंटे का समय पूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में इस रेखा के बाएं और दाएं दिन अलग होता है, तारीख अलग होती है, इसलिए इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इंटरनेशनल डेट लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, यह समय को प्रदर्शित करने के हिसाब से इसमें थोड़ा सा बदलाव है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत के लिए समय निर्धारण रेखा कौन सी है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो आप ध्यान से देखें। भारत समय निर्धारण रेखा 82.5 डिग्री अर्थात 82 राइट 1/2 या 82.5 डिग्री और कौन सी देशांतर है, पूर्वी देशांतर को हमने यहाँ पर समय निर्धारण रेखा के रूप में माना है। तो भारत का स्थानीय समय कौन सी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित होता है, तो भारत का स्थानीय समय पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री, जिसको प्लस 82.5 डिग्री देशांतर कहते हैं, पूर्वी देशांतर कहते हैं, यहीं से समय निर्धारित होता है।
जो कि GMT अर्थात 0 डिग्री मेरिडियन या इसी का दूसरा नाम है प्राइम मेरिडियन से प्लस 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित होने के कारण इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। और इसीलिए ये 82.5 डिग्री दाईं ओर होने के कारण GMT से हमारा समय 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। अर्थात हमारे यहाँ पर यदि सुबह के 5:30 बज रहे हैं मॉर्निंग में, तो इंग्लैंड के अंदर 5.5 घंटे अगर हम आगे चले जाते हैं तो इसमें हम 5.5 घंटे घटा दें तो उनका नेक्स्ट समय आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। कैसे यहाँ पर गिनती करते हैं तो सीधा सा हम पहले ले चुके हैं कि एक देशांतर लगभग कितने के बराबर है, 4.5 मिनट के बराबर है। तो 82.5 डिग्री को 4 मिनट से गुणा करें तो समय आता है 330 मिनट। अर्थात सूर्य प्रकाश को पार करने में यहाँ पर या पृथ्वी को घूमने में या अपने अक्ष पर घूर्णन में 330 मिनट लगेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर मैं इसमें 60 का भाग देकर ज्ञात करूं तो यह 5.5 घंटे के बराबर लगते हैं। तो पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूमने में अर्थात 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है, 5.5 घंटे का। अर्थात GMT से अगर तुलना करें तो हमारे समय और GMT के समय में 5.5 घंटे का डिफरेंस रहता है। और ये 5.5 घंटे हम कहाँ पर हैं, आगे हैं। ठीक है। यदि हम इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में 12 AM का टाइम हुआ है, तो इंडिया में टाइम कितना होगा उसको हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इंडिया में टाइम होता है +5 घंटे 30 मिनट। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति हो जाएगी, देखिए यहाँ अगर 12 बजे हैं सुबह के, AM का मतलब मॉर्निंग के हैं, ठीक है, तो सुबह के अगर 12 बज रहे हैं अर्थात दिन के 12 बजे, नून कह सकते हैं इसी को, मान लीजिए क्या कहा गया, मैंने इसको नून कह दिया। तो नून के 12 बजे हैं तो उससे हम कितने घंटे आगे होंगे, 5.5 घंटे आगे। और 5.5 घंटे अर्थात नून के बाद में 5.5 घंटे अर्थात शाम के 5:30 बजे होंगे कहाँ पर, इंडिया में। यदि शाम को 5:30 इंडिया में बज रहे हैं तो इंग्लैंड का समय कितना होगा, दोपहर के 12 बजे होंगे। तो इस तरीके से हम इसके समय का निर्धारण करते हैं। एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि यदि मैं इंडिया से एरोप्लेन में बैठ कर के इंग्लैंड जा रहा हूँ, यहाँ मैं शाम को या सुबह 6 बजे बैठता हूँ एरोप्लेन के अंदर और मैं 5.5 घंटे पूरे करके या 5.5 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके 5.5 घंटे बाद इंग्लैंड में उतर जाता हूँ, तो आपको बताना है सुबह 6 बजे से रवाना होने के बाद 5.5 घंटे में मैं इंग्लैंड पहुँच जाता हूँ, तो इंग्लैंड का समय कितना होगा। चेक करके देखें। वापस मैं बता देता हूँ, सुबह 6 बजे मैं इंडिया से रवाना होता हूँ, 5.5 घंटे की जर्नी पूरी करके मैं इंग्लैंड में लैंड कर जाता हूँ या इंग्लैंड में उतरता हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह 6 बजे रवाना हुआ हूँ, तो 5.5 घंटे बाद इंग्लैंड में पहुँचने पर इंग्लैंड का स्थानीय समय क्या होगा। चेक करके देखें क्या स्थिति रहती। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 6 बजे रवाना होता हूँ, 5.5 घंटे में यहाँ जाता हूँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस गति से मैं घूम रहा हूँ उसी गति से पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हम 5.5 घंटे पहले से आगे हैं और जब हम 5.5 घंटे में इंग्लैंड पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर भी सुबह के 6 ही बजे होंगे। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के समय निर्धारण प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और इसमें मुख्य कैलकुलेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है 4 मिनट पर डिग्री। 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर, जो कि भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट हम इन्हीं रेखाओं को एक बार वापस प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर पृथ्वी का एक चित्र दे रखा है और जिसमें हमने लेटीट्यूड लेटी क्षैतिज रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं, जिन्हीं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और यहाँ पर ये अक्षांश रेखा दी गई है जो कि 0 डिग्री अक्षांश है।
0 डिग्री अक्षांश को ही हमने क्या कहा है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा है। और अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो देशांतर रेखाएं, सभी रेखाएं समान लंबाई, लगभग समान लंबाई की होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं के मध्य का जो अंतराल है वो भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री जो क्षैतिज रेखा है या अक्षांश रेखा है, इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। और यह मान ऊपर की ओर चलने पर 90 डिग्री तक लगातार क्या होगा, इनकी लंबाई घटती चली जाएगी, क्योंकि राउंड में पृथ्वी नीचे से गोल है, तो लाइनें जो खींची जाएगी, अक्षांश रेखाएं जो खींची जाएगी, उनके बीच का अंतराल तो बराबर है, लेकिन उनकी लंबाई है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और 90 डिग्री अक्षांश की बात करें तो ये डॉट के रूप में प्रदर्शित की जाती है, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव दो तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। 90 डिग्री अक्षांश रेखा को ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं जहां पर सभी देशांतर रेखाएं एकत्रित होती है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एकत्रित होती है सारी, जबकि अक्षांश रेखाएं वहां पर बिंदु के रूप में प्रदर्शित होती है। तो 90 डिग्री अक्षांश को हम ध्रुव कहते हैं। अगर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है तो इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जबकि जहां पर सारी देशांतर रेखाएं मिल रही है, एकत्रित हो रही है, या जहां से प्रारंभ मानी जाती है, उन्हीं को हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पर ऊपर की ओर 0, फिर 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव। इसी तरीके से नीचे 15 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ अर्थात दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करती है। इसी तरीके से अगर यहाँ अलग अलग प्रदर्शित करें, यहाँ पर भी अक्षांश रेखाएं आपको प्रदर्शित कर रखी है। पोल या ध्रुव, और ध्रुव को वहाँ पॉइंट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और ये सभी रेखाएं पैरेलल है, इनके बीच का अंतराल सभी जगह समान रहता है। और यहाँ लाल लाइन से जो प्रदर्शित की गई है, ये इक्वेटर है या विषुवत या भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर की लाइनों को हम उत्तरी ध्रुव या उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और नीचे की ओर की लाइनों को हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये चूंकि लेटी हुई है, लेटीट्यूड्स कहते हैं, और ये खड़ी रेखाएं हैं तो इनको लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं को हम 0 डिग्री मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर के भाग को हम पूर्व और बाईं ओर के भाग को हम क्या कहते हैं, पश्चिम के रूप में। तो भारत कहाँ पर है, इस प्राइम मेरिडियन के पूर्व दिशा में है, इसलिए वहाँ की देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से तो पृथ्वी के ऊपर के समय और मौसम या जलवायु को प्रदर्शित करने के लिए हम, या किसी स्थान को प्रदर्शित करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग करते हैं, जिसमें देशांतर रेखाएं अतिरिक्त समय निर्धारण रेखा के रूप में भी प्रदर्शित होती है। ये पूरे पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के कंटिनेंट्स को प्रदर्शित करते हुए चित्र दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनें खींची गई इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, और क्षैतिज लाइनें जो खींची गई है इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं 0 से 90 डिग्री तक जाती है, जबकि देशांतर रेखाएं 0 से 180 डिग्री तक जाती है। तो और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्र तो हम जैसे प्रदर्शित करते हैं मैप, तब तो फ्लैट दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में यह इस गोलाकार आकृति के ऊपर बने हुए चित्र के रूप में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एक और चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर जो लाइन गहरे रंग से प्रदर्शित की गई है, ये लाइन वास्तव में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन या तिथि रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यह स्ट्रेट नहीं है, ये यहाँ पर अलास्का और इस क्षेत्र को अलग करने के लिए तिरछी बनाई गई है, और इसको हम 180 डिग्री मेरिडियन कहते हैं, जो कि प्लस और माइनस दोनों के रूप में दर्शाई जाती है। तो 180 डिग्री प्लस कहें तो भी यही रेखा, 180 डिग्री माइनस कहें तब भी यही रेखा कहलाती है। और इस रेखा के दाईं ओर और इस रेखा के बाईं ओर डेट अलग अलग होती है। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर संडे है
राइट साइड के अंदर पूर्वी भाग में, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर क्या होगा, मंडे होगा। अर्थात यदि हम जा रहे हैं कहाँ से, पूर्व दिशा में जा रहे हैं, तब तो हमें एक दिन घटाना पड़ेगा। मंडे है तो संडे के रूप में, और यदि संडे है तो उधर हम एक दिन और प्रदर्शित आगे करके प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया बाएं से दाएं और बढ़ाने की प्रक्रिया है दाएं से बाएं। तो यदि हम वेस्ट पार्ट में या बाईं ओर जा रहे हैं तो 180 डिग्री क्रॉस करते ही एक अगला दिन इसके साथ में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये 180 डिग्री देशांतर टोटल 360 का होता है, लेकिन यहाँ पर हम डेट चेंज करने के हिसाब से इसको दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना है, प्लस 180 डिग्री पूर्वी देशांतर माइनस 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये दोनों ही एक ही रेखा है, और इस एक रेखा को ही हम यहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये सीधी रेखा नहीं है, ये अलग अलग देशों को पृथक करने के लिए, क्योंकि यहाँ दिन बदल रहा है, समय बदल सकता है, बदलेगा, तो ऐसी स्थिति में डेट या तारीख बदल रही है, इसलिए एक ही देश के जो यहाँ पर टापू हैं या एक ही देश के जो हिस्से हैं उनमें एक ही तारीख को दर्शाने के लिए इस रेखा को इस तरीके से तिरछी करके प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ पर लिखा गया है फिजी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसीलिए इस लाइन को क्या कर रखा है, थोड़ा तिरछा करके प्रदर्शित किया गया है। अगली बात करते हैं, अगर मैं यहाँ से किधर जा रहा हूँ, पश्चिम की दिशा में, पूर्व की दिशा में जा रहा हूँ, पश्चिम इधर है, पूर्व है, तो पूर्व दिशा में यदि मैं जा रहा हूँ तब तो हमें एक दिन या एक तारीख घटानी है, और अगर मैं पश्चिम दिशा के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे एक दिन जोड़ करके तारीख आगे की करके प्रदर्शित करनी पड़ेगी। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाएं और दाएं, पूर्व और पश्चिम भाग में अलग अलग तारीख होती है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा बात कर रहे हैं, इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाओं को पूरे वर्ल्ड की मैप पर अगर प्रदर्शित करें तो इस तरीके से इनको दर्शाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जीरो करके प्रदर्शित किया गया है, ये समय को निर्धारित कर रहा है। अगर यहाँ पर 0 समय से हम प्रदर्शित करें या नाइट के 12 बजे के हिसाब से प्रदर्शित करें तो दाईं ओर के समय में प्लस करके जोड़ते हैं, और बाईं ओर के समय में हम माइनस करके इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इधर का समय ऋणात्मक और पूर्व दिशा के भाग का समय क्या होगा, धनात्मक। और यहाँ पर जो समय लाइन दे रखी है +5 के आगे, और ये 5.5 प्लस 5.5 लिखा गया है, अर्थात इस लाइन से या प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच जो दे रखा है, वहाँ प्राइम मेरिडियन से पूर्व दिशा में भारत का समय 5.5 घंटे आगे अर्थात प्लस में लिखा जाता है। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर पर समय आप सेट करते समय GMT +5:30 लिखते हैं, इसका मतलब हम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं, प्लस में चल रहे हैं। और इसी तरह आगे चलते जाएं तो ये प्लस में जुड़ता चला जाएगा, +12 तक पहुंचता है, और पश्चिम में चलें तो ये समय घटता है। अब कुछ समय जगह आप देखेंगे ये लाइनें कैसी लगा रखी है, तिरछी भी है, कहीं पर ये तिरछी भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो देश या जगह या क्षेत्र हैं उनका समय भिन्न है, या समान समय को प्रदर्शित करने के लिए इन लाइनों को थोड़ा सा तिरछा करके प्रदर्शित किया जाता है। और वास्तविक रूप में ये लाइनें तिरछी नहीं होती है, केवल समय के आधार पर इसको तिरछा करके प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ग्लोब पर या पृथ्वी ग्लोब पर क्षैतिज या हॉरिजेंटल रेखाओं को जो वृत्ताकार होती है उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो पृथ्वी को 0 से 90 डिग्री उत्तर व 0 से 90 डिग्री दक्षिणी भागों में बांटती है। इन रेखाओं से पृथ्वी पर क्या परिवर्तित होता है, मौसम और जलवायु या जलवायु और मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। वैसे सही शब्द यहाँ पर है जलवायु कहा जाता है, तो जलवायु की जानकारी होती है। तो सीधा सा है, अगर पृथ्वी को मैं इस रूप में प्रदर्शित करूं तो ऊपर से नीचे जो स्ट्रेट लाइनें ध्रुवों को मिलाते हुए बनाई जाती है, इन लाइनों को तो हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, और जो इस तरीके से क्षैतिज रूप में निर्मित की जाती है इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा समान रहती है, लेकिन यदि मैं देशांतर रेखाओं की बात करूं तो यहाँ पर देशांतर रेखाओं की दूरी ज़्यादा है, और जैसे जैसे मैं ध्रुवों की ओर बढ़ूंगा ये दूरी लगातार घटती चली जाती है। तो क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है,
अक्षांश रेखाएं, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं। क्षैतिज रेखाओं को लेटिट्यूड कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूड के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात कर रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट कर लें और ध्यान रखना है कि कौन सी डिग्री रेखाओं को किस नाम से दर्शाते हैं। तो ये है 0 डिग्री अक्षांश यदि कहा जाए, 0 डिग्री अक्षांश जो क्षैतिज रूप में प्रदर्शित की गई है, तो 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटोर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और यह भारत को 2 समान भागों में बांटती है। इंपॉर्टेंट है, भारत को 2 समान भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में विभाजित करती है। इसी तरीके से 23.5 डिग्री उत्तरी है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम क्या नाम देते हैं, मकर रेखा कहा जाता है। तो ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव की ओर है और जबकि मकर रेखा दक्षिण ध्रुव की ओर। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरीके से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये दोनों कंफ्यूजेबल हैं, इसलिए ध्यान रखना। ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं तो अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है 66.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर देखें तो यह वृत्त क्या कहलाता है, अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। वृत्त इसलिए है क्योंकि ये लाइन पूरी गोलाकार रूप में एक वृत्त का निर्माण करती है, तो इसीलिए इसको हम वृत्त के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और ऐसे ही मकर वृत्त कह सकते हैं और कर्क वृत्त भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो ये इस तरीके से गोलाकार होते हुए 90 डिग्री बिल्कुल ध्रुव की ओर पहुंच जाता है। और उत्तरी अक्षांश है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहलाता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहलाता है। तो इस तरीके से हम इसको विभाजित करते हैं, अलग अलग रेखाओं के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इनको हम निर्धारण के लिए, स्थान को निर्धारण करने के लिए कैसे काम में लेते हैं। और स्थान को निर्धारण करने के लिए यहाँ पर ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम आभासी रेखाओं, जिनको कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो जगह को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे बाड़मेर के सिटी सेंटर को प्रदर्शित करने के लिए, ऐसे आप अपने घर को प्रदर्शित करने के लिए भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांश, चूंकि भारत प्राइम मेरिडियन के पूर्व भाग में है और पृथ्वी के ग्लोब में विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव की तरफ है, इसलिए यहाँ पर उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के रूप में इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो बाड़मेर के सिटी सेंटर की स्थिति कैसे दर्शाई जाएगी, 25.755 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71.412 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सिटी सेंटर स्थित है। अर्थात किसी भी भूपर्पटी पर या पृथ्वी की सतह पर उपस्थित स्थान को प्रदर्शित करने के लिए हम इन लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड या हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से दैनिक ज्वार भाटा के समय का निर्धारण भी हम घूर्णन गति के द्वारा करते हैं। तो घूर्णन गति भी इसी रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो इस तरीके से हम इसको देशांतर और अक्षांश रेखाओं के रूप में समय निर्धारण और किसी स्थान को प्रदर्शित करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। ये आभासी रेखाएं हैं जो केवल स्थान निर्धारण और समय निर्धारण के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और वो है परिक्रमण या वार्षिक गति। परिक्रमण और वार्षिक गति ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इसको हम अगली क्लास के अंदर डिटेल से लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।